अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई इमरान खान की नाअहली ख़त्म करने की दरख्वास्त पर फौरी समाज की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है। वजह यह बताई गई है कि यह केस कम अज़ कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था और इस वक्त छुट्टियों के बायस 2 जजेस दस्तयाब हैं और 2 रुकनी बेंच जो है वो उबूरी रिलीफ तक नहीं दे सकता। अगले हफ्ते जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो वापस तशरीफ़ ले आएंगे और जजेस की तादाद पूरी हो जाएगी, जिसके बाद इस मुकदमे की जो तकदीर है उसका फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या वजह है इस गिरफ्तारी की, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि जो सियासी पार्टियां हैं उनके इख्तलाफात मंजर आम पर आते जा रहे हैं और ये इख्तलाफात सिर्फ इख्तलाफ राय की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ये बड़े डीप रूटेड और मफादात पर मबनी है। मफादात की जंग दिखाई देती है। क्या हकीकत है इन इख्तलाफात की, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 16वीं बरसी मनाई जा रही है और इसी मौके पर एक जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने अपने इंतखाबी मंशूर का भी ऐलान किया है। क्या वादे वईद किए गए हैं, क्या मुतालबात किए गए हैं, अवाम से क्या मुतालबा किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हम डिस्कस करेंगे कि सियासी वफादारियाँ इलेक्शंस के करीब जो हैं हमेशा से तब्दील होती रही हैं, तब्दील की जा रही हैं। ये रिवाज क्यों बरकरार है और क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा, इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। बुखारी साहब, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बुखारी साहब, वक्ती तौर पर तो हमें लग रहा है कि ये जो नाअहली की दरख्वास्त है ये मुस्तरद हो गई है, लेकिन उसकी वजह भी बड़ा क्लियरली बता दी गई है कि जजेस अभी दस्तयाब नहीं हैं और चूँकि ये एक हाई कोर्ट के बेंच का फ़ैसला भी मौजूद है, इसकी वजह से जो है वो 2 रुकनी बेंचेस की समाअत नहीं कर सकता क्योंकि रिलीफ ही नहीं दे सकता। तो क्या इस केस में जब ये फ्यूचर में नियर फ्यूचर ये दोबारा केस सुना जाएगा तो क्या इस केस में इमरान खान को रिलीफ मिलने की तवक्को है कोई? देखिए, दो तीन मुख्तलिफ अंदाज से इस पूरी सूरत हाल का तज्जिया किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि इस इनकार के बाद जो खान साहब हैं उनका इस मौजूदा जो इस वक्त ऑन गोइंग इलेक्ट्रल प्रोसेस है उसमें से तो उनकी छुट्टी हो गई है। अच्छा, यानी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को वो तो वो अब नहीं लड़ सकते, इसलिए कि जब तक उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं होती है उस वक्त तक वो नाअहल हैं। यानी नाअहली उनकी जो है वो उनकी रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है कि वो इलेक्ट्रल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन ये जो इस वक्त जो नाउमीदी की फ़िज़ा हम देख रहे हैं इस हवाले से, उसके पीछे जो पस मंज़र है वो ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इतना बड़ा रिलीफ दिया था कि पीटीआई की तमाम लीडरशिप की और उसके तमाम फॉलोअर्स की और इमरान खान साहब के सारे जो यानी जो कल्ट का क्राउड है उनकी ये तवक्को थी कि अब जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा खटाक से वो रिलीफ लेके वापस आ जाएंगे। उन उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है, इसलिए कि 2 टोक अंदाज में वही जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब जिन्होंने कहा था कि वो मासूम है और उनको आज़ादी हासिल होनी चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ सकें, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये आपका काम हो मुमकिन नहीं है। इसलिए कि आपको पता है कि वो जो छुट्टियाँ होती हैं दिसंबर की उसमें मोस्टली सारे जजेस नहीं तो अक्सरियत उनकी जो है वो बाहर चली जाती है। इसका ताल्लुक सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा के वापस आने से नहीं, वो सारे जजेस वापस आएंगे ना छुट्टियों के बाद। और वो छुट्टियां जो हैं वो जो कागजात नामजदगी मंजूर करने की और नामंजूर करने की जो डेडलाइन है उसके बाद ही मुमकिन है अब ये हो। लिहाजा इनका पत्ता एक तरह से कट गया, काट दिया गया, कटवा दिया गया, अब इसको जो मर्जी आप कह लें। ये तीनों ही कैफियतें अपनी अपनी जगह सही हैं। ठीक है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं उनमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि चूँकि इस वक्त ये मुमकिन नहीं है कि आपकी पिटीशन को एंटरटेन किया जाए, लिहाजा यू विल हैव टू वेट। सो जिसको कहते हैं ना झंडी दिखा देना, तो ये एक तरह से झंडी उन्होंने दिखा। तो बुखारी साहब, ये जो फैसला मुअत्तल होने से सज़ा मुअत्तल नहीं होती, इस पर भी बात मैं इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर पहले ये कहा गया था और हमें बताया गया था, हमने भी यकीन कर लिया था कि कोई प्रेसिडेंट नहीं है ऐसा कि अगर आपका सज़ा मुअत्तल हो तो अगर आपका फ़ैसला मुअत्तल हो जाए तो आपकी सज़ा भी मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन शहबाज खोसा साहब एक प्रेसिडेंट निकाल के लाए हैं। उन्होंने कहा कि जावेद हाशमी साहब की जब फैसला मुअत्तल हुआ था तो साजिश सज़ा भी मुअत्तल हुई थी। तो ये जो एक आर्गूमेंट था कि जी कोई ऐसी अदालती नज़ीर नहीं है, जैसा कि खुद जस्टिस साहब ने आज फरमाया था, तो नज़ीर तो उन्होंने ला के दिखा दी है। अब फैसला शायद खान साहब के हक़ में ही हो जाए, लेकिन ये वो कहते हैं ना कि द डिसीजन नॉट ऑन टाइम इज़ नो डिसीजन। जिस तरह कहते हैं जस्टिस डिनाइड इज़ जस्टिस डिलेड,
तो वो अगर इस इलेक्टरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनने जा रहे तो ही विल हैव टू वेट कि इलेक्शन हो जाए, फिर उनकी पार्टी का कोई बंदा जो है, पहले तो उनकी जान छूट जाए इस मुकदमे की सज़ा से, और फिर कोई उनकी पार्टी का जो इलेक्टेड आदमी है वो सीट खाली करे और उसकी जगह वो इलेक्शन लड़के इलेक्टरल प्रोसेस का हिस्सा बन जाए। ये एक इवेंचुअलिटी है जो हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि आज कल या परसों में ख़त्म होने जा रही है या मुमकिन होने जा रही है। ठीक, बुखारी साहब आगे बढ़े। दूसरी तरफ नहीं, मेरे ख्याल से आपने इख्तलाफात की जो बात की है उसके ऊपर भी उससे पहले बुखारी साहब, शाह महमूद कुरैशी का मैं जिक्र करना चाह रही हूँ कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पहले MP3 के तहत जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद जो है फिर वो भी रिहा हो गए, उसके बाद फिर दोबारा से गिरफ्तारी कर ली, अब 9 मई के वाक़े में मेरा ख्याल है गिरफ्तारी हो गई है। आप एक बात जो मैं बार बार कर रहा हूँ पिछले प्रोग्रामों में, उसको दानिस्ता भूल जाती हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि आप जानबूझ के भूलती हैं उसको। वो ये है कि कोई भी जमात हो, ये तो PTI है ना, कोई भी पार्टी पाकिस्तान की होती, वो 9 मई की गठड़ी सर पे उठा के हर चीज़ उनके हक में होने की तवक्को नहीं रख सकती। 9 मई इज़ ए हीनियस ऑफेंस that was committed in Pakistan's history for the first time. रेड लाइन है। And if you allow me to say, not only in Pakistan, anywhere in the world, आप ये देखेंगे कि कोई भी अपनी ही मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़, अपनी ही दिफाई लाइन के ख़िलाफ़, अपनी ही दिफाई तनसीबात के ख़िलाफ़, अपने ही सीनियर मिलिट्री ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ कहीं आपको कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा कि कोर कमांडर की पेंटें हवा में लहराई जा रही हैं, पेट्रोल बम लेके और मियाँ वाली के एयरबेस में घुसा जा रहा है, GHQ पे अटैक किया जा रहा है, सो तो इसमें और भी दो तीन बातें बहुत अहम हैं। तो बुखारी साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी वफादारी इतनी ज़्यादा तहरीक इंसाफ के साथ कुछ दाल में काला काला दिखाई नहीं देता? देखिए, उनको इस्तेमाल किए जाने की बहुत सारी बातें हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से जिस दहज पे पहुंच गए हैं, अब उनके लिए भी PTI से वापसी इतनी आसान नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा था वो मेरे ख्याल से अब भी कर देनी चाहिए। बड़े अजीबोगरीब किस्म के कोइंसिडेंसेस जो हैं, वो लोग जो तज्जियाकार हैं, वो लोग जो इल्म रखते हैं, वो उसके ऊपर बात करते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जी पहले GHQ के ऊपर अटैक किया था PTI ने, दूसरी दफ़ा पड़ गई उसको PTI। और इसी तरीके से GHQ के ऊपर हमले की बात तो हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उससे पहले एक उसी पार्टी ने की जिन्हें दोहराया गया। बुखारी साहब, एक ब्रेक पे जाते हैं, इस पर बात करेंगे, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो तरीके इंसाफ है उसको 3-4 मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। इंटरनल यूनिटी विच इज़ इन बैड शेप, हम उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। दूसरा, द लीडरशिप, वेयर इज़ द लीडरशिप? कुछ डिवाइडेड है, कुछ तकसीम होकर दूसरी जमातों में जा चुकी है, कुछ मफरूर है, कुछ मुकदमात का सामना कर रही है। क्या PTI के पास उस नौयत की लीडरशिप अब पीछे मौजूद है जो किसी पार्टी को इलेक्टरल प्रोसेस में कामयाबी दिला सके या कामयाब तरीके से, अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ने के अहल बना सके? द आंसर इज़ नो। मैं उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो लोग अब पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, डू दे हैव देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज? मिसाल के तौर पे हमें बताया गया कि जी 60 to 70% टिकट्स जो हैं वो वकला को दिए जाएंगे। लायर्स जो हैं वो केस बहुत अच्छा लड़ सकते हैं अदालतों में, लेकिन उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी अपने हलके में वोटर्स के साथ कोई ताल्लुक है। बाहर का इलेक्शन लड़ना इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। एक्सरसाइज वो भी सीरियस है, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस टू ब्रिंग द वोटर आउट ऑफ देयर होम्स टू द पोलिंग स्टेशन, मेक देम कास्ट देयर वोट and then drop them back home, it's a science। और वैसे भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो एक बड़ी टेरिटरी होती है। ये इलेक्टोरल साइंस है जिसके अंदर हमारी जो पुरानी पार्टियां हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, ये एक्सपर्ट्स हैं इसके। नून लीग तो बहुत ख़ास तौर से इसकी एक्सपर्ट है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये 3 डेफिशिएंसीज जो हैं इसने बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं पार्टी के उन इम्कानात के ऊपर कि वो इलेक्शन जीत जाए और इक़्तिदार में वापस आ जाए। अब आ जाए जनाब इंटरनल रिफ्ट। जो ताज़ा बात हमारे सामने आई है वो है शेर अफजल मरवत साहब का पेशावर के हलके से, उनके हलके का नंबर भी कहीं मैंने लिखा था यहाँ, वो NA32 से इलेक्शन लड़ने का, जहाँ से पहले ही सलीम तैमूर झगड़ा साहब उम्मीदवार हैं, एंड ही इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द PTI इन KPK।
KPK में भी सूरत हाल PTI के हक में नहीं है, इसलिए कि परवेज़ खट्टर साहब एक अलग पार्टी बना के बैठे हैं जिसको वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी या ये पार्लियामेंटेरियन है। परवेज़ खट्टर साहब के KPK में पॉपुलर होने के बारे में किसी को कोई इबाम नहीं है। 2 दफ़ा जो हुकूमत वहाँ PTI बना चुकी है वो परवेज़ खट्टर की उसका बदौलत सेहरा भी हुई थी। परवेज़ खट्टर के साथ है। इसका मतलब ये है कि वो अगर मुकम्मल तौर पर वॉश ना कर दें तो बहुत सीरियस डैमेज करेंगे PTI की इलेक्शन रिजल्ट्स को। ठीक है, लेकिन वहाँ पे खान साहब भी बहुत पॉपुलर हैं। इसको भी हम मैंने कहा ना underestimate खान नहीं कर साहब सकते। पॉपुलर देखिए 2 तरह की पॉपुलैरिटी है ना, एक ये कि यू आर पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड, अब तो पूरी दुनिया में पॉपुलर है ना, बिकॉज यू वर ए क्रिकेट हीरो, बिकॉज यू हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज यू लॉन्च्ड अ पार्टी व्हिच हैज अ डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड एवरीथिंग, बट दैट डजंट मीन ऑल ऑफ देम आर योर वोटर्स। तो जो KPK में आपने इलेक्शन जीता था उसमें आपकी पॉपुलैरिटी एक तरफ, और जो लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके वोट लिया, जिन्होंने क़यादत की उस पूरी कैंपेन की, उनका क्रेडिट आप डिनाई नहीं कर सकते उनको। ठीक है जी, ठीक। दूसरी तरफ जो एक और इम्पोर्टेंट बात है उस तरफ भी इशारा करना बहुत ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी साहब जिनकी गिरफ्तारी का आपने जिक्र किया, देखिए उनकी गिरफ्तारी की 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि वो सीनियर चेयरमैन है, सीनियर वाइस चेयरमैन है अपनी पार्टी के, और ऑब्वियसली उनकी लॉयल्टी जो है खान साहब के साथ उसके बारे में कोई दो राय नहीं है, अगरचे कि खान साहब को खुद इस पर डाउट है रहा है। खैर वो अभी चूँकि सामने नहीं आया है इसलिए उसके ऊपर बात नहीं हो सकती। लिहाजा उनकी शामत आने की वजूहात तो उनका अपना स्टांस है, उनकी अपनी लॉयल्टी है टू खान साहब, और मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट चाहे जितना मर्जी कहे वी आर एपॉलिटिकल, चाहे जितना मर्जी कहे हम चाहते हैं कि गैर जानिबदाराना शफाफ इलेक्शन हो जाए, लेकिन ये कहना कैटेगोरिकली कि उनका कोई रोल नहीं है इलेक्टरल प्रोसेस में, ये ना मैंने पहले कभी माना है ना मैं आज मानने के लिए तो तैयार बुखारी साहब ये कुरैशी साहब की लॉयल्टी है या जो लीडरशिप पे आपने बात की कि लीडरशिप लैक करती है, तो वो ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मजे हुए सियासतदान भी हैं, तो वो ये फोर्स ही कर रहे हैं कि इस पार्टी को किसी न किसी पॉइंट पर लीडरशिप की ज़रूरत पड़ेगी और मैं ये पार्टी संभाल सकता हूँ। देखिए ये बुखार उनको बहुत पहले से था, लेकिन ये ट्राई हो चुका है। 2-3 नाम मैं जल्दी से आपके सामने ले देता हूँ। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको जब सीनियर वाइस चेयरमैन बनाया गया तो एक वक्त में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब चूँकि खान साहब जेल में चले गए लिहाजा पार्टी मैं चलाऊँगा, लेकिन उनके कहने के ऊपर पार्टी की एक मीटिंग भी नहीं हुई। उसके बाद जनाब जब जम हुई काफ लीग बीच में, तो पता चला कि एक नए प्रेसिडेंट बन गए हैं पार्टी के, और वो हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके कहने पर भी कोई एक मीटिंग नहीं हुई है। तो इस पार्टी की ये खूबी कह लीजिए या खामी कह लीजिए, दे लिसन ओनली टू महात्मा खान, नो वन एल्स। ठीक है जी, पावर डेलीगेट नहीं होती इस हाँ। पार्टी में। दूसरा एक और चैलेंज जो शाह महमूद कुरैशी साहब को है, हमने साहब की बात की, आपको पता है जावेद हाशमी साहब की भी हिस्ट्री बड़ी चेकर्ड है। वो पहले नून लीग में थे, फिर वो वहाँ से PTI में शामिल हो गए, फिर वहाँ सीनियर प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ के वापस आ गए, फिर नून लीग में दोबारा शामिल हो गए। नून लीग ने उनको एक बुजुर्ग सियासतदान का स्टेटस तो दे दिया, लेकिन इंतखाबी पॉलिटिक्स से उनको ज़रा परे रखा। फिर उन्होंने कोशिश की कि अपने लिए और अपनी बेटी के लिए टिकट हासिल कर सकें, उसमें नाकामी हुई उनको। पिछले इलेक्शन में 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। अब फिर उन्होंने कहा कि जी मैं शाह महमूद कुरैशी के हल्के से उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। ये भी नई बात नहीं है, यानी बिटवीन शाह महमूद कुरैशी एंड जावेद हाशमी ये तसल पुरानी है, ये इलेक्टरल मुकाबला जो है हमेशा से होता रहा है। लेकिन हाशमी साहब का जो डिलेमा है वो ये है कि वो किताब तो उन्होंने लिख दी कि मैं बागी हूँ, और बगावत करने की कोशिश भी वो करते रहते हैं, लेकिन वो उसमें उनको कामयाबी मैसर नहीं आई है। पूरी तरह से बागी नहीं हो पाए। हाँ, वो पूरी तरह से बागी नहीं हो पाए, या यूँ समझ लें कि पूरी तरह से उनको बागी होने नहीं दिया गया। उनकी किताब जो है उसका अभी हम प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे, उसकी किताब में बहुत सारी वजूहात उन्होंने ख़ुद अपने कैरियर के बारे में, अपने सियासत के बारे में लिखी हैं। अच्छा जी, अब आ जाए, ये तो बात फिर लंबी हो जाएगी कि इस इंटरनल यूनिटी पे मैं वापस आना चाह रही हूँ। मैं ये जाना, अभी PTI की तो हमने इंटरनल यूनिटी की बात कर ली कि ये बड़ी इस वक्त एट स्टेक आई हुई है, और इसकी वजह से PTI के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरा है, रिफ्ट आ चुका है बहुत बड़ा, जो कि इलेक्शंस में इसको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दूसरी पार्टियों की तरफ भी हम देखें तो दूसरी पार्टियों में भी ये रिफ्ट मौजूद है, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था कि एक पंजाब के लेवल पे तो मरीम नवाज़ वर्सेस हमजा शहबाज आ रहे हैं, और भी बहुत सारे हलकों में, बहुत सारी जगहों पर ये इख्तलाफात
मौजूद हैं। तो ये इख्तलाफात लीड किस तरफ करेंगे और इन पार्टियों को इन रिफ्ट्स का नुकसान होने जा रहा है या फ़ायदा होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब कभी भी जनरल इलेक्शंस करीब आते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नुमायाँ होती हैं, सामने आती हैं, रिपोर्ट होती हैं, मीडिया में उसका तज़किरा किया जाता है। और ये हर पार्टी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर पार्टी के अंदर ये होता है। अभी हाल ही में हमने जब जिक्र किया था उसका, मतलब है कुछ सोच सकता था कि बिलावल साहब और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो दो मुख्तलिफ बातों के ऊपर एक दूसरे से मुखालिफ सिमतों में चल पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने रिजॉल्व कर लिया। इसी तरह से मरियम और हमजा शहबाज का जो झगड़ा है, ये वो झगड़े हैं जो रिजॉल्वेबल हैं, लेकिन जिस झगड़ों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं उनका सोल्यूशन कोई नहीं है। लेकिन बुखारी साहब, ये इख्तिलाफ राय पे मबनी नहीं लग रहा है, ये तो बड़े डीप रूटेड। और अब जब इक़्तिदार की जंग, आपकी सीट्स की बात आती है, ओहदों की बात आती है, तो फिर ये तो आपके ज़ाती मफादात वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज राइट इन द गेम ऑफ पॉलिटिक्स, जिस तरह कहते हैं एवरीथिंग इज राइट इन लव, लव एंड वॉर। हाँ, लव एंड वॉर। तो वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये कि वो इश्यूज जो रिजॉल्व हो जाए वो पार्टियों को डैमेज नहीं करते, लेकिन जो रिजॉल्व ना हो उनसे पार्टियों को नुकसान पहुंचता है। हम एक ही सूरत में तवक्का कर सकते हैं कि पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म हो जाएं कि अगर खान साहब को रिहाई मिले और वो खुद पार्टी की लगाम संभाल लें। अगर खान साहब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बाहर रहेंगे तो मैं आपको यकीन तो नहीं दिलाना चाहता, लेकिन मुझे ये डर है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और मज़ीद बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, और इसका नुकसान अब थोड़ा सा एक और जायज़ा भी लेने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से वो यहीं कर लें हम, इससे पहले कि उसको आगे ले जाएं। जी, वो ये है कि लाहौर से बिलावल भुट्टो साहब ने जो इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, और वो है NA 127 जी, वहाँ पर उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठा दिया गया है। और एतराज़ ये है कि बिलावल साहब दो पार्टियों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। उनकी एक पार्टी पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन PPP है जी, PPP है, यानी 4 पीस, और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका निशान तलवार है और एक का निशान तीर है। ये इतराज़ किस हद तक वैलिड है और इससे उनके कैंडिडेचर पर क्या असर पड़ेगा, ये तो देखने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी तरह से मरियम के कागजात जो हैं वो PP80 सरगोदा से चैलेंज हो गए हैं। उन पर क्या एतराज़ लगा? उन पर ये एतराज़ लगा है कि जी वो सज़ा याफ्ता हैं, उनके कागजात के ऊपर दस्तखत जाली हैं, उनके अपने नहीं हैं, और उन्होंने अपने असासे छुपाए हैं। अब नाउ ऑल दीज एलिगेशंस इन आइदर केस, बिलावल साहब या मरियम, सीरियस हैं। लेकिन मरियम नवाज तो अदालतों से बरी हो चुकी हैं। देखिए, वो तो साबित होगा ना। अब इतराज़ उठाने वाले ने उठा दिया है, आप उसको अंडू कर सकते हैं तो यकीनी तौर पे हो जाएगा, लेकिन क्योंकि लाहौर से कागज़ उनके एक्सेप्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, वो कागजात उनके लाहौर से एक्सेप्ट हो गए हैं, लेकिन सरगोदे में एतराज़ वहाँ अगर एतराज़ वैलिड करार दिया जाता है तो दूसरी जगह का भी मुतासर होगा, ये याद रखिए। अच्छा जी, ठीक हो गया। बुखारी साहब, एक ब्रेक पे जाते हैं, मेरा ख्याल है ब्रेक से वापस आते हैं और फिर हम बात करेंगे कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उन्होंने कौम से वादे वईद किए हैं, कुछ 10 बड़े वादे कर दिए हैं उन्होंने, वो उन वादों की नौइयत क्या है, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। बिलावल भुट्टो ने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया है। 10 किस्म के वादे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बनाई तो पहली तरजीह लोगों की तनख्वाहें दुगनी करना होंगी, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, हर बच्चे को तालीम तक रसाई दी जाएगी, मुल्क भर में मुफ्त इलाज का निज़ाम बनाएंगे, 30 लाख घर बना कर देंगे, और कुछ कार्ड्स के इजरा की भी बात की और भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने की बात की। बुखारी साहब, इससे पहले कि इंतखाबी मंशूर के हवाले से हम बात करें, मैं ये चाहूँगी कि जो आज दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की आज 16वीं बरसी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि उनकी अजमत के बारे में तो मेरे ख्याल से हम जितनी भी कोशिश कर लें कोई इजाफा नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके अपने अचीवमेंट्स हैं ज़िंदगी की, जो उनके स्टेटस है, उसको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। शी वॉज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड इन द मुस्लिम वर्ल्ड, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। पहली इस्लामी दुनिया की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, 2 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर बनी, और तीसरी मरतबा भी वो ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी कि उनको बम धमाके की नज़र करके शहीद कर दिया गया। ये एक लंबी कहानी है, इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, लेकिन 2-4 बातें मैं इस हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ। जलावतनी से वापस जब वो आई 10 अप्रैल 1986 को,
और उन्होंने आके वापस चैलेंज किया ज़ियाउल हक जैसे मिलिट्री डिक्टेटर को, जिन्होंने उनके बाप की जान ली थी, उनको फांसी चढ़ाया था। तो वो अहले लाहौर आज तक वो मजमा और वो नज़ारा नहीं भूल सके हैं। मैं सेफली ये कह सकता हूँ, फ्रॉम द एयरपोर्ट टू इकबाल पार्क प्रेजेंटली इट वाज एन ओशन ऑफ ह्यूमन हेड्स। ये मैं बिल्कुल कन्विक्शन से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस क्राउड का साइज़ बता सकूँ। वो एक अजीम बाप की अजीम बेटी थी। उनका ख़ानदान जो है वो शहादतों के एतबार से जाना जाता है, चाहे वो शाहनवाज थे, चाहे मिर्ज़ा भुट्टो थे, चाहे बेनज़ीर थी, चाहे खुद वो थे। मतलब है कि आप उनका कद किसी सूरत में भी छोटा नहीं कर सकते। शी वॉज ए सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान, इसमें भी कोई दो राय मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। शी स्टूड फॉर द कंट्री, शी स्टूड फॉर वुमेन, शी स्टूड फॉर इन द इंटरनेशनल अरीना। बाप की तरह से उनका भी बहुत बड़ा यानी किरदार है। एक और बात उनके बारे में जल्दी मैं अर्ज़ कर दूं कि वो अभी उनके वालिद जब प्राइम मिनिस्टर बने तो शी वाज अंडर स्टडीज़ इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो तब उन्होंने एक पाकिस्तान पेपर लिखा था। ये पेपर वो होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रखी जाती है, जिसके बेस पर वो पेपर आज भी फॉरेन ऑफिस में पॉलिसी साजी के लिए फंडामेंटल एलिमेंट समझा जाता है। तो ये उनकी ब्रिलियंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से नहीं थी, बल्कि बहुत पहले से थी। हैविंग सेड दैट, अब आ जाइए जनाब आप उनके बेटे की तरफ। और बुखारी साहब, लेकिन एक और अफसोसनाक बात भी इससे जुड़ी है कि 16 साल गुजर चुके हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल सका। देखिए, ये ज़रा मैंने कहा ना कि बात चल निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। उनके बाप को इंसाफ मिल गया, जिन जजों ने बाद में फ़ैसला करने के बाद माफ़िया मांगी, और आज अब वो रेफरेंस दोबारा कोर्ट के सामने है। लगा पता किसी का, उसके पीछे भी एक फ़ौजी डिक्टेटर था, और बेनज़ीर के कत्ल के पीछे भी, उसकी शहादत के पीछे भी एक फ़ौजी डिक्टेटर ही था। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जनरल मुशर्रफ का दौर था वो। मतलब कहने का ये है कि ये बहुत एक पूरे प्रोग्राम का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे। अब ज़रा उनके बेटे की तरफ आते हैं। जी, जो दावे बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने, आपको याद होगा सबसे पहला नारा जो भुट्टो साहब ने दिया था जब पार्टी तश्कील दी थी 1969 में, वो था रोटी कपड़ा मकान, और ये नारा कई दहाइयों तक बिका और खूब बिका। अब ये नए एक नारे को छोड़ दिया उन्होंने, बहुत सारे नारे लगा दिए हैं, छोटे छोटे, जिसकी आपने तफसील तो बयान कर दी। जो आपने कहा ना कि बहुत सारे कार्ड्स, उन्होंने उन कार्ड्स का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो महात्मा खान साहब थे PTI के, उन्होंने 50 लाख घर बना के देने का कहा था, जो वादा कभी इफ़ा नहीं हुआ, ना हो सकता था, क्योंकि बुनियाद ही नहीं पड़ी थी। इन्होंने कहा कि हम 30 लाख घर बना के देंगे। मुझे पता नहीं क्यों उम्मीद है कि शायद वो ऐसा कर जाए, इसलिए कि सैलाब से मुतासर जो लोग हुए, बेघर हुए, उनके लिए घर फ्री घर बना के देने का आगाज़ हो चुका है और ये बनने शुरू हो गए। अच्छा। तो आई हैव नो रीज़न टू डाउट हिज इंटेंशन कि वो शायद ऐसा कर गुजरें। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या ही बात है। अब आ जाए कार्ड्स पर। देखिए जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड तो पहले से है। अब उन्होंने कहा जी हम हारी कार्ड बनाएंगे, यानी किसानों के लिए। फिर उन्होंने कहा जी हम मज़दूर कार्ड बनाएंगे, मज़दूरों के लिए। फिर उन्होंने कहा जी हम यूथ कार्ड बनाएंगे, नौजवानों के लिए। तो ये अगर वो बना पाएंगे तो काफ़ी सारी ऐसी यानी आबादी जो है वो शहरों में हो चाहे गांव में रहती हो, जो बेरोज़गार है, यानी सबको लाइन में लगाने का प्लान है। नहीं, लाइन में तो शायद वो लग जाएंगे अगर कार्ड बन के उनको बेनिफिट मिलने लग गया। लेकिन ये कि ऐसा करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। फंड्स के लिए तो हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट हमेशा से तकाजा करती रही कि जी मरकज़ ने उन्हें वो फंड्स नहीं दिए जो उनका हक बनते हैं। अगर इसी तरह का रोना धोना जारी रहेगा तो फिर ये सारा जो एजेंडा है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, मेरे ख्याल से मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि इस वक्त तक जितनी भी पार्टियों के मंशूर हमारी नज़र से गुजरे हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो बुखारी साहब, क्या आपको लगता है कि आज भी इस किस्म की जो कैंपेन चलाई जाएगी इन्हीं वादों पे, नारों पे, जो बुनियादी तौर पर ये हमारे वो बुनियादी राइट्स हैं जिनको पूरा करना एक मुल्क की जिम्मेदारी होती है, तो ये फिर आपने एक बहुत गंभीर बहस छेड़ दी है। मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने की। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपने मरकज़ में हुकूमत बनानी है, क्योंकि हुक्मरान वही है जो मरकज़ में हुक्मरान है, सूबों में मेजॉरिटी मिलना एक अलग बटन है, लेकिन अलग बात है। और एक ये तारीख़ी हकीकत है कि जिस किसी ने भी मरकज़ में हुकूमत बनाई है उसने पंजाब में बेहतर परफॉर्म किया है। ये इसलिए भी कि इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, इसके वसाइल सबसे ज़्यादा हैं, ये इलाका भी सबसे बड़ा है, और 2018 में ये स्पेस PTI के पास। करेक्ट। और मुझे इस बात की खुशी है कि बिलावल ने इस मरतबा पंजाब को फोकस किया है, खुद भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि JLA को जगाएंगे।
देखिए जियाला जो है वो नाराज़ क्यों हुआ, वो जाके घर क्यों बैठ गया? होता ये है कि जो भी हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाती उसका वोटर जो है वो डिजेक्ट होके, डिसअपॉइंट होके, फिर वो ये एक माइंड सेट है, वो जाके घर बैठ जाते हैं कि अच्छा जी इन्होंने ना हमसे कोई वादा पूरा किया, ना इन्होंने परफॉर्म करके दिया है, हम तो जाके घर बैठ जाते हैं। ये हमारे यहाँ माइंड सेट है। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो नहीं परफॉर्म कर पाई थी, तो उसके बाद ये एक नेचुरल आउटकम थी कि जियाला जो है उसने खामोशी इख्तियार कर ली। लाताल्लुक तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो अभी भी पार्टी के साथ उसी तरीके से जुड़े हुए हैं। बिलावल ने जो वादे कर दिए हैं इनमें से अगर वो 50 to 60% भी पूरे कर गुजरे तो मैं कहता हूँ कि एक तरह से इनकलाब आ जाएगा, और इनकलाब आ जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ ये है कि आज उन्होंने अपनी उस तकरीर में, जहाँ वो तकरीर कर रहे थे, जहाँ ये सारे ऐलान किए हैं उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनाब अगर मेरी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार मैं हूँ। और ये उन्होंने कहा गड़ी खुदा बख्श में और अपने वालिद बुजुर्गवार की मौजूदगी में जी। तो वो जो जरदारी साहब ने 2 मरतबा, एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक दफ़ा किसी मीटिंग में ये कहा था कि मैं भी तो प्राइम मिनिस्टर हो सकता हूँ, मेरे ख्याल से वो कंट्रोवर्सी आज उन्होंने ख़त्म कर दी है। देखना ये है तो बुखारी साहब ये दावे की हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो ये भी आपने भी कहा कि वज़ीर आज़म बनने के लिए पंजाब वाला फैक्टर, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, पंजाब वाला फैक्टर बहुत ज़रूरी है। तो पंजाब को अगर आप इस तरह से आप कह लें कि सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे, आप अपनी प्रायोरिटी नहीं रखेंगे, तो फिर आप वज़ीर आज़म के ओहदे तक प्रैक्टिकली कैसे पहुँचेंगे? थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो उनके हक़ में है, इसलिए तहरीक इंसाफ ने एक चेंज लाई पंजाब के अंदर। आपने देखा 2018 के इलेक्शन में जैसे भी आई, लेकिन वो पार्टी बिखर गई है। नवाज शरीफ साहब जो हैं खुद मुल्क से 4 साल बाहर रहे हैं, पीछे उसकी पार्टी की परफॉर्मेंस भी कोई बहुत एनविएबल नहीं रही है। तो एक चांस मौजूद है, एक स्पेस मिली है, अगर इस स्पेस को वो सही से एनकैश कर लेते हैं तो द पार्टी कैन परफॉर्म। मैंने जैसे कहा ये क्या एक महीने में ये मुमुमकिन होगा? ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, यानी एंटी नवाज वोट आप कह रहे हैं। आई एग्री विद यू, पीपल्स पार्टी के पास ही इज ओनली फोकसिंग द एंटी नवाज शरीफ एंड एंटी पीटीआई वोट। ठीक है, या जो स्प्लिट वोट है उसको वो ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसमें कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे इसका तो क्या इनको फोर्स ही नहीं करना चाहिए था कि इस पर वर्किंग जो है वो पहले से शुरू कर देते, क्योंकि पीटीआई का फेट एक पहले से देखा भी जा रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 4-5 साल पहले जरदारी साहब ने ये ऐलान किया था कि हम फोकस करेंगे पंजाब को, और अगर आपको याद हो जो सैलाब आए थे उसमें फिर बिलावल साहब तशरीफ़ लाए थे और बहुत वार्म वेलकम उनको मिला था सैलाबी इलाकों में, जहाँ और वही बुज़ुर्ग ख़वातीन ने अपने दुपट्टे उनके ऊपर फेंके थे। वो मुझे अच्छी तरह से मंजरनामा याद है, लेकिन फिर वो फोकस से फिर हट गया और वो मामला वहीं लटक गया। अब बिलावल साहब काफ़ी अरसे से, कई मतलब महीनों या तकरीबन साल भर से ये कह रहे हैं कि पंजाब में हमें जियाले को रिवाइव करना है। वो अगर रीसरेक्ट हो जाता है, अगर वो जाग उठता है, ये आपकी बात ठीक है कि वो 1 महीने में जाग जाएगा कि नहीं जाग जाएगा, लेकिन अगर जियाला अपने घर से निकल पड़ता है पार्टी के लिए तो उनकी परफॉर्मेंस के बेहतर होने के चांसेस 100% है। ठीक हो गया बुखारी साहब। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे कि आम इंतखाबात चूँकि करीब हैं, तो ऐसे में हम देखते हैं कि हर दफ़ा सियासी वफादारियाँ जो हैं वो तब्दील की जाती हैं या करवाई जाती हैं। दोनों सूरतों में ये रिवाज क्यों बरकरार है, क्यों अब तक ख़त्म नहीं हो पाया, क्यों इस पर हम काबू नहीं पा सके, इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। बुखारी साहब, जो ही इलेक्शंस करीब आते हैं तो हम ये देखते हैं कि सियासी वफादारियाँ बड़े पैमाने पर बदलती हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि जो नून लीग है वो बड़ी सरगर्म भी नज़र आ रही है, बड़ी एक्टिव हुई है। जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, बलोचिस्तान जाते हैं, वहाँ पे 30 लोग जो है वो अपने साथ शामिल कर लेते हैं। अभी भी बड़े पैमाने पर बड़े बड़े नाम जो हैं अब तो वफादारियाँ तब्दील करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी जैसे फैसल सालेह हयात, ये पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीबी साथी हैं, तो आज उन्होंने भी नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो कैसे देखते हैं इन सारी वफादारियाँ इतने बड़े पैमाने पर और इतनी बड़ी लीडरशिप? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब भी इंतखाबात करीब आते हैं तो ये इस तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती है। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा फ़र्क वाज़े कर दें अपने नाज़रीन के लिए। एक तो फसली बटेरे होते हैं जिन्होंने हर इलेक्शन के करीब रवायती तौर पर अपनी पार्टी बदलनी होती है, उन्होंने जहाँ पावर बेस होती है उस तरफ रुख करना होता है, जहाँ एस्टेब्लिशमेंट इशारा करती है उस तरफ चले जाते हैं। एक तो वो क्लास है जो हॉर्स ट्रेडिंग का भी शिकार रहते हैं। करेक्ट। दूसरी है जो लीडर्स हैं,
जो अपने अपने इलाके में बहुत इन्फ्लुएंशियल है, उनका पार्टी के साथ लॉयल्टी चेंज करना जो है या किसी दूसरी पार्टी में जाना, ये इंपॉर्टेंट होता है हर इलेक्शन के नज़दीक। इस दफ़ा का इलेक्शन जो है कई एतबार से बिल्कुल अजीबोगरीब है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो जो इस मुल्क की बरसरे इक़्तिदार पार्टी थी पीटीआई, उसका जो हशर हुआ वो हमारी आंखों के सामने है। जितने इलेक्टेबल्स जो हैं वो माइग्रेटरी बर्ड कह लें, उनको आप जो मर्जी नाम दे लें, उनको आप जहाज़ों में भर भर के लाए गए थे, उससे ज़्यादा बर्क रफ्तारी से वो अपने नए काउंसिलों में जा चुके हैं। दूसरी बात ये कि पीटीआई के अंदर से दो बड़े धड़े बन गए हैं। एक आईपीपी है जिसकी क़यादत जो है जहांगीर तरीन और अलीम खान कर रहे हैं, और दूसरा धड़ा है केपीके जो पावर बेस थी पीटीआई की, जिसे लीड कर रहे हैं परवेज़ खटक साहब। ये तो बहुत बड़े, जिसको कहते हैं ना स्प्लिट कह लीजिए आप इसको। अब जो जिस तरफ हम आ रहे हैं, जिस तरफ आपने मुझे इशारा किया है फैसल सालेहात के हवाले से, इस पर बात बाद में करते हैं, लेकिन इससे पहले होने वाले चंद बड़े वाक़यात जो हैं उसकी तरफ ज़रा हम चल बढ़ते हैं। नवाज शरीफ साहब कोयटा गए थे, आपको याद है, पिछले महीने, और वहाँ बाप पार्टी जो बरसर इक़्तिदार पार्टी थी उसके 30 रहनुमा जो हैं उन्होंने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ठीक है, जरदारी साहब ने कहा अच्छा आपने ये चांद चढ़ाया, लिहाजा वो भी गए वहाँ। तो उनके जाने के ऊपर रईसानी ट्राइब वहाँ की बहुत इफ़ेक्टिव ट्राइब है, अगर आपको याद हो, उसके कई वज़रा भी रहे हैं। उसमें से जो है जमाली रईसानी और फरीद रईसानी, उन्होंने शमूलियत का ऐलान कर दिया। लेकिन जो दूसरे हैं असलम रईसानी और लश्करी रईसानी, उनकी मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ के साथ। करेक्ट, मैंने कहा ना कि वो एक बड़ी ट्राइब में से दो हिस्से हो गए जी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था वो थी सरफराज बुगटी का ज्वाइन करना। बुगटी ट्राइब की वो नुमाइंदगी करते हैं, वैसे तो शाहजहान भी यही दावा करते हैं कि वो करते हैं, लेकिन उनका शामिल होना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमने देखा कि ये अमल जो है वहाँ पर बलूचिस्तान में हुआ। सिंध में हमने देखा कि फैसल वाडा साहब जो है उनकी मुलाकात हुई आसिफ जरदारी साहब से, और बड़ी जो थपाई गई गालें उनकी एंड वगैरह वगैरह, लेकिन अभी बाकायदा शमूलियत का ऐलान नहीं हुआ। करेक्ट। अच्छा जी, अब आप आगे आ जाएं। जो जहाँ तक ताल्लुक है फैसल सालेहात साहब का, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इन जंग। शाहजूना में वो जो उनकी गद्दी है, जहाँ बहुत बड़ा मज़ार है, जिसकी बहुत फॉलोइंग है, वो ना रवायती तौर पर आबदा हुसैन, कर्नल आबदा हुसैन की बेटी थी, वो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे और अक्सर मरतबा वो जीते हैं। तो एक तो उनके कदकाट का अंदाज़ा इससे आपको हो जाता है। दूसरी बात यह कि वो पीपल्स पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से वो मंजरनामा याद है, जब बेनज़ीर की शादी हुई थी जरदारी साहब से, तो दूल्हा दुल्हन दोनों को लेके अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहे थे फैसल सालेहात साहब, ये भी मुझे अच्छी तरह से याद है। तो पीपल्स पार्टी के साथ भी उनकी एफिलिएशन पुरानी भी थी और बड़ी, यानी भुट्टो साहब के दौर से वो यंग स्टूडेंट लीडर के तौर पे उनके साथ थे। इसी तरह से हयात शेरपाव एक दूसरा बड़ा नाम है जो केपीके की सियासत से था। ये सारे पीपल्स पार्टी के बड़े स्टॉलवर्ड्स समझे जाते थे। अब देखिए इनकी शमूलियत जो है वो बड़े ग्रेसफुल तरीके से हुई है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो ख़ुद गए हैं शाहजू ने, और जाके उनसे रिक्वेस्ट की है जो मान ली है, और वो ज्वाइन कर गए हैं। इससे जंग की सियासत में नून लीग को बड़ी पजीराई मिलने वाली है। उन्होंने दो एक दफ़ा आबदा हुसैन के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की, हत्ता कि उनको जब वो इलेक्शन नहीं जीत सकी तो उनको अमेरिका में सफीर भी बना के भेज दिया। लेकिन फैसल सालेहात इज़ अ बिग नेम इन दैट एरिया, और यकीनी तौर पे पूरे सिंध डिवीज़न में उनके असर रसूख का, क्योंकि उनके फॉलोअर्स जो हैं उस गद्दी के वहाँ मौजूद हैं। तो इसका पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा, उसका पीपल्स पार्टी को नुकसान और नून लीग को बहुत फ़ायदा पहुँचने जा रहा है। अच्छा, इसी तरह से हमने देखा कि कराची भी किसी से पीछे नहीं रहा है। लेकिन फैसल सालेहात ने फैसला किया क्यों? क्योंकि जो बहुत क्लोज लीडरशिप से ख़ास तौर पर जो बहुत क्लोज लोग होते हैं या बानी मेंबरान में से होते हैं, वो इस तरह के जब फैसले लेते हैं तो उनके कुछ ग्रीवेंसेस होते हैं, कुछ उनके दुख होते हैं कि जिनको एड्रेस नहीं किया जाता। देगी तो वो भुट्टो साहब के दौर में, बेनज़ीर के दौर में ही वॉज इम्पॉर्टेंट, उनको कुछ थोड़ा सा इग्नोर किया गया है। आसिफ जरदारी साहब के दौर में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर, परवेज़ अशरफ थे प्राइम मिनिस्टर, और बिलावल जरदारी साहब ने तो बिल्कुल ही उनको घास नहीं डाली है, लिफ्ट नहीं कराई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका ये ग्रीवेंस के कितना इंपॉर्टेंट लीडर जो पार्टी के लिए जिसकी सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा हों, उसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो ही इज़ फ्री टू टेक एनी डिसीजन।
तो मेरे ख्याल से ये उसी की वजह से ये फैसला हुआ है। ठीक। अब आ जाइए थोड़ा सा कराची भी चलते हैं, जी। ज़रा ज़रूरी है वहाँ पर भी PTI के साबिक़ एमएन जमील अहमद साहब ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। आज मैं देखा कि वो निहाल हाशमी साहब उन्हें लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उससे पहले DG जो थे FIA के बशीर मेमन साहब, वो ना सिर्फ पार्टी में शामिल हो चुके हैं बल्कि उनको सदर बना दिया गया पार्टी का। लेकिन एक अहम बात जो है यहाँ लोगों के साथ शेयर करना वो ज़रूरी है कि कराची की सियासत में इट इज़ नॉट इंडिविजुअल हु मैटर्स, वहाँ पर वोट बैंक जो है वो पार्टियों का होता है, तो इसलिए इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दिस इज़ नॉट द लास्ट और द लीस्ट। अभी जून द स्पीड विद विच वी विल मार्च टुवर्ड्स द इलेक्शन डेट, और बहुत सी इस तरह की लॉयल्टी चेंज करने की, पार्टियाँ तब्दील करने की बातें हमारे सामने। तो बुखारी साहब ये रिवाज अभी तक बरकरार क्यों है? देखिए, इसलिए कि कुछ लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ लीडर्स अपनी पार्टियों के रवैये से मायूस हो जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं, जैसा मैंने कहा कि एवरीबडी इज़ फ्री टू टेक ए डिसीजन, उसका माइंडसेट तब्दील हो सकता है, उसकी पार्टी उसको मायूस कर सकती है, कोई दूसरी पार्टी उसको ज़्यादा इम्प्रेस कर सकती है। तो ये सारा मिला जुला सारे एक्शन, यानी सियासत का ये हिस्सा है, सियासत का बुनियादी हिस्सा है, और पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। पाकिस्तान पॉलिटिक्स या दुनिया में दूसरे हिस्सों में भी ऐसा कुछ पाया जाता है, मगर इस रफ्तार से और इस स्पीड से नहीं होता। ठीक हो गया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।